हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर अनीता स्वागत करती हूँ आपका एग्जाम पूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी खबर सुन रहे होंगे कि पहले जो भी हमारा ये CUET पीजी का जो भी सिस्टमैटिक था, जो भी आप जिस हिसाब से पहले तैयारी कर रहे थे लोग, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कल ही आपको ये सूचना मिली है जिसमें इन्होंने पूरा CUET का, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये निकाला है कल अपना, जिसमें आपका बच्चों इसमें दिया है 26 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 11:30 शाम तक। आपके मतलब आपके पास अभी 1 महीना है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो आप जल्दीबाजी और हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। शांति से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है, कैसे विषय आपको चुनने हैं, किस तरीके से करना है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो में। तो अभी आपके पास बहुत समय है, तो इसकी निश्चिंत रहिए आप इस बारे में। लास्ट डेट का ये बताया है कि 24 तक, उसके बाद आप जो अपना फीस पेमेंट है उसके लिए 1 दिन और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसमें इन्होंने बोला है 27 आपको, इसमें देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दे दी है बच्चों। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें दी है डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी इसमें साथ साथ दे दी है। ये आपकी है 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक। तो जैसे भी जो भी आपके विषय होंगे उनसे संबंधित आपकी डेट आ जाएगी, लेकिन आपको अपना ये एवरेज ले लेना है कि मार्च की 1 तारीख तक आपको अपना सिलेबस पूरा कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद फिर आपके जो भी आपके मॉक टेस्ट, जैसे भी आप अपने अभ्यास करेंगे उसके लिए आपको मार्च का महीना उसके लिए छोड़ देना है, क्योंकि मार्च के 10 दिन के बाद कभी भी आपका पेपर हो सकता है, कोई सी भी डेट को। आंसर की का चैलेंज, ये सब बात की बातें हैं। पहले जिस हिसाब से, अब मैं आपको सीधे एग्जाम पैटर्न में लेती हूँ कि पहले क्या था और अब क्या चेंज हो चुका है। पैटर्न चेंज मोटे तौर पर बच्चों मैं आपको यहाँ ये समझाऊंगी कि पैटर्न चेंज जो हमारा हुआ है। देखो बच्चों, पहले हमारा जो पेपर था 2 भागों में था, 100 क्वेश्चन थे इसके, ये पहले का था। ठीक है, पहले आपका ये था, जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि क्या बदला है क्या नहीं बदला, समझ नहीं आ रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्या हमारा पाठ्यक्रम भी बदल गया है या फिर पूरा जितना हम पहले पढ़ना था वो सब कुछ चेंज हो गया, कुछ और ही पढ़ना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आपका 100 नंबर का जो था वो आपका 25 और 75 में बटा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो जो 25 आपके जो नंबर थे वो आपके जनरल एबिलिटी के थे, जनरल थे, और इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, जो भी आपकी जीके और आपकी रीजनिंग, ठीक है, इसमें बटे हुए थे। रीजनिंग में हो गया, करंट अफेयर में हो गया, इनमें बटे हुए थे। मेंटल एबिलिटी हो गई आपकी। ठीक है, और 75 क्वेश्चन जो थे बच्चे वो आपके डोमेन, आपके जो सब्जेक्ट है, जिस विषय में आप करना चाह रहे हैं अपना यूजी, अपना पीजी आप जो करना चाह रहे हैं यानी कि MA, उससे संबंधित विषय के थे। ठीक है, तो अब जो नया पैटर्न आया ना बच्चों, उसमें क्या है, ये 25 नंबर हट गए हैं। ठीक है, ये 25 नंबर वाला आपका पोर्शन कट हो चुका है और बचा क्या है बच्चों, 75। तो 75 नंबर का ये जो अब ये इन्होंने कर दिया है कि 25 नंबर हटा के, क्योंकि हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही MA करते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसे पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें पर्टिकुलर बच्चे का उसी सब्जेक्ट में नॉलेज देखना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि पहले जहां हमारे 100 प्रश्न होते थे जिसमें 25 में इस चीजों में दिमाग लगता था, वो आपको ना लगा के अब 75 में लगाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको एक ही पर्टिकुलर अपना जिस भी सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको पूरा कंसर्ट अपना सब्जेक्ट में ही करना है। तब आप ये देखिए कि उस कंसर्ट में से ही आपके 75 प्रश्न आएंगे, तो प्रश्नों का लेवल जो पहले था उससे थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन कठिन उनके लिए है जो नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे अपने इस विषय को समझते हुए उनके लिए वो कठिन कुछ नहीं है। तो अभी जैसे कि आपके पास बहुत समय है अपनी तैयारी करने के लिए, तो आप इसमें ये पूरा अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देके सिर्फ 75 नंबर पे, 75 नंबर का ही हो चुका है। तो जिस हिसाब से पहले बच्चों था, पहले इसकी टाइमिंग थी हमारी 2 घंटे की, पहले का टाइम था, पहले का, पहले क्योंकि 100 क्वेश्चन थे तो पहले का टाइम था हमारा 2 घंटे का, क्वेश्चन थे हमारे 100। लेकिन अब क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन बच्चों हमारा 1 आवर 45 मिनट। ठीक है, और पहले थे हमारे टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स पहले था हमारा बच्चों 400 का, कितने का था, 400 का था, तो अब हो गया है 75 के हिसाब से 300 का। ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका, ये पहले भी आपका प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का था,
प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का था और अब भी 4 अंक का ही है, और अब भी आपका प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का ही है, ठीक है। और जो भी आपका गलत होगा उसमें आपका -1 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 75 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 75 × 4 ये आपका हो गया 300, ठीक है। 75 × 4 हो गया आपका 300। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन जो ये 25 थे वो आपके हटा दिए गए हैं, यही बड़ा चेंज है। जब प्रश्न हटाए गए हैं तो समय सीमा भी बच्चों कम कर दी गई है, ठीक है। और प्रश्न हटाए गए हैं तो जो आपका नंबर था पहले 400 का था, 25 के 100 उसमें से हट गए, तो 400 से बच्चों अब आपका 300 का हो गया, बस। और कोई चेंज नहीं है, यही आपका चेंज है। सिलेबस जो आपका डोमेन था वो एज इट इज वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी नो चेंज इन योर सब्जेक्ट सिलेबस। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे बच्चों। आपके सब्जेक्ट सिलेबस में जिस भी विषय में आप कर रहे हैं 2022 में 23 में जिन्होंने भी अपना दिया है, ठीक है, उनका कोई भी सब्जेक्ट में अंदर जो हमें पढ़ना था सब्जेक्ट का, उसमें कोई भी नया टॉपिक नहीं ऐड हुआ है। जैसा सब्जेक्ट था वो आप वेबसाइट में जाएंगे, और हाँ, इन्होंने अब अपनी नई वेबसाइट कर दी है पीजी के लिए, तो समर्थ की, जिसमें जैसा कैसे कैसे उसमें खुलेगा, उसमें सारा चीज अपडेट होगा। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि सिलेबस कोई अपडेट नहीं है, सिलेबस पहले वाला ही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जो हमारे 75 नंबर सब्जेक्ट का सिलेबस था, इस बात पर ध्यान से फोकस करेंगे, सिलेबस में कुछ नहीं बदला है। सिर्फ 25 अंक का जो था आपका, जिसमें आपसे एक्स्ट्रा मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, ये सब जो पूछे जाते थे वो आपका कट हो चुका है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ना आपका पाठ्यक्रम बदला है, ना आपके प्रश्नों का अंकों का कुछ, जो कि अगर पहले 4 के आ रहे थे तो अब 5 के हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो सिलेबस में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर बच्चों बात कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी पीजी की। मैं आपको हिंदी की पढ़ाऊंगी, तो इसमें हमारे 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो हमारा सीयूटी पीजी है वो एनटीए नेट आप जानते ही हैं, एनटीए ले रहा है। तो एनटीए जो लेता है बच्चों, वो उसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और जो सीबीटी है वो बच्चों उसका क्वेश्चन का टाइप क्या है, एमसीक्यू, ठीक है। तो एमसीक्यूज फॉर्म द फॉलोइंग सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है हमारा बच्चों हिंदी एमए का है, किसका है, हिंदी पीजी या हिंदी एमए आप कह सकते हैं। जो आप करेंगे एमए उसके एंट्रेंस के लिए हिंदी पीजी, ठीक है, CUET, कि आपने किस कॉलेज से, ये आपकी पूरी डिटेल होगी कि आपका हिंदी विषय के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आप किस में अपने किस विषय से कौन से कॉलेज में ज्यादा आप अपना अच्छा प्राप्त कर सकते हैं आगे के लिए। तो वो आपको आपके समर्थ वेबसाइट में पूरी डिटेल में होगी, जब भी अपलोड होगा मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दे दूंगी। अभी मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जो हमारा हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है जो बिल्कुल नहीं बदला है, उसमें क्या क्या है बच्चों, देखो हमारे 7 मेन फीचर्स है उसमें जो हमारे रखे गए हैं, उन 7 के आधार पे ही हमें एक एक को डीपली अपना पढ़ना है। पहला हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये रखा हुआ है। अब हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, जब हमारा हिंदी साहित्य शुरू हुआ तो हिंदी साहित्य को किसने क्या नाम दिया, हिंदी साहित्य में कौन सी धारा को किस लेखक ने, किस आलोचक ने क्या नाम दिया, किसने, कौन से ने, मतलब किसने उसको आदिकाल बोला, किसने वीर काल बोला, कौन से आलोचक ने उसको मध्यकाल बोला, किसने उसको रीतिकाल बोला। तो जो नाम पड़े वो नाम किसने और कैसे और क्यों रखे, किन विशेषताओं के आधार पर रखे, इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप आगे उस साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहले जब आपको नामकरण पता चल जाएगा नाम क्या है, क्योंकि हम नाम से ही पहचान होती है बच्चों, किसी भी चीज की, किसी व्यक्ति को आप डायरेक्ट नहीं बुला सकते, जब आप जानते हैं उसका नाम, फिर नाम से ही आप उसको पहचानते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उसके अंदर नहीं देखा होता। तो नाम से पहले हम पहचान करेंगे कौन सा नाम है, आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। आदिकाल बोल रहा है तो किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल बोल रहे हैं तो किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। इस तरीके से वीर काव्य बोल रहे हैं तो टीकम सिंह तोमर ने। जिसने जो नाम दिया उसके हिसाब से क्यों दिया और क्या प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर दिया, उसमें आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ना है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जब हम नाम से विज्ञ हो जाते हैं, तब हमें उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक पढ़ना है, ठीक है। आदिकाल से आधुनिक काल तक में जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाकार हैं और उनकी प्रवृत्तियां, ये सभी हम देखेंगे इसमें। तो आपको दूसरे नंबर पे जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य का
इतिहास आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। और उसके अंदर क्या क्या चीज मेन फोकस है, रचनाकारों पे, जितने भी रचनाकार हुए आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में, ठीक है, और उनकी कौन सी रचनाएं फेमस हुई और क्या रचनाएं उन्होंने जो जो लिखी, रचनाओं में भी कौन कौन सी विधाओं में लिखा, और प्रवृत्तियां, क्योंकि हमारी जो रचनाएं होती हैं युग प्रवृत्तियों का ही प्रभाव रहता है, उसी प्रवृत्ति के हिसाब से ही रचनाएं होती हैं, तो वो हमें देखना बहुत जरूरी है। जब युग की प्रवृत्तियां हम देखेंगे कि कैसी उस समय युग की प्रवृत्तियां थी, तभी हमें रचनाकार की जो शैली है, उसकी साहित्यिक विशेषताएं हैं, उसका अंदाजा होगा कि उस समय कैसी बोली थी, कौन सी बोली चल रही थी, वातावरण कैसा। जो कवि लेखक होते हैं उनकी रचनाओं के माध्यम से ही हम उस युग की प्रवृत्तियों को जान सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा टॉपिक उन्होंने बोला है हिंदी साहित्य को विविध विधाएं और रचनाकार। वही जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, रचनाकार। अब रचनाकारों ने जो जो विधाओं पे अपनी कलम चलाई, ठीक है, जो काल चले आदिकाल से आधुनिक काल तक, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि लेखक ने सिर्फ कविताएं ही लिखी, एक लेखक ने, तो उन्होंने जो जो विधाएं लिखी, उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, नाटक लिखी। एक प्रेमचंद है तो उन्होंने कहानियां भी लिखी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे, उन्होंने नाटक भी लिखे। किसी चीज में उनकी गहरी पैठ हुई तो उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी, और जिसमें जिसका ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन हाथ उन्होंने सभी में आजमाए और हर चीज को लिखने की कोशिश करी। जैसे भारतेंदु हो गए, उन्होंने हमारे निबंध पे करे आलोचना, अन्य गतिविधाएं, रेखा चित्र हो गया, आपका संस्मरण हो गया, आपकी यात्रा वृत्तांत हो गए, आपकी आत्मकथा हो गई, ये सब अन्य गतिविधाओं के अंदर आती है। तो ये जितनी भी विधाएं लिखी गई हैं, वो कौन सी विधा का नाम क्या है, किसने लिखी है, किस सन में लिखी गई, ये सब की जानकारी आपको हिंदी साहित्य की विविध गद्य विधाएं एवं रचनाकार को जानना है। उसके बाद आपका चौथा विषय दे रखा बच्चों, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप मतलब जो भी प्रयोजन से, मतलब कहीं पे साहित्य में किस तरीके की हिंदी है, हमारे हिंदी निदेशालय में किस तरीके की हिंदी है, कौन सी हिंदी को कहाँ पर स्वीकार किया गया है, हिंदी भाषा के कौन से रूप हैं, तो जिस रूप को जहां पर जैसे स्वीकार किया गया है, कौन कौन सा उसका प्रयोजन के हिसाब से उसको हिंदी के अलग अलग रूप हैं, बोलियां हैं, भाषा हैं, किस हिसाब से लिया गया है, तो हमें प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है जनसंचार माध्यमों में हिंदी। अब जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं बच्चों, समाचार पत्र, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन। तो ये जनसंचार के माध्यम, समाचार पत्र और रेडियो, टेलीविजन, ये जितने भी जनसंचार के माध्यम है, यहाँ पर सब में जगह अपना अपना हिंदी का रूप है। हिंदी को किस रूप में दे रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा नहीं प्रयोग कर सकते, समाचार पत्रों की भाषा कुछ और होती है, रेडियो में अगर जब हिंदी बोली जा रही है तो वहां पर कुछ और भाषा, उनके कुछ शब्द, कुछ उनकी अलग चिन्ह होते हैं कि जिससे, क्योंकि वहां पे इंसान लिखित रूप तो नहीं है, सुन रहा है, तो सुनने के लिए किस तरीके की भाषा को किस पे फोकस करा है, तो इस तरीके से। और जब छप रही है तो उसमें छपने में पढ़ने वाला है, अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सके, पढ़ा लिखा भी समझदार उसको भी समझ सके, तो किस तरीके से उसकी भाषा का प्रयोग करना है, तो इसमें हमें जनसंचार के माध्यमों में जो हिंदी में है उसके सभी विविध रूपों को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है हमारा पांचवा विषय। उसके बाद हमें क्या देखना है अपने डोमेन में, उसके बाद है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र मतलब जो भी ये काव्य लिखे गए, जो भी रचनाएं हुई, क्यों लिखे गए, क्या कारण थे, उनमें प्रतिभा थी या उनका प्रवृत्ति थी, उनमें प्रतिभा थी तो अपने आप ही हुआ, या फिर उन्होंने अभ्यास किया तब उन्होंने वो चीजें सीखी, तो काव्य हेतु हो गई। शब्दों में ऐसी क्या शक्ति है, लक्षणा है, अभिव्यंजना है, ठीक है, तो क्या कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और क्या काव्य को करने के क्या हेतु हैं, क्या कारण हुए, क्या प्रयोजन हुए, क्या लक्षण हुए, तो ये सारे के सारे हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं। क्यों लिखा गया, किस लिए लिखा गया, क्या कोई अंदर से प्रतिभा थी या किसी ने अभ्यास करके सीखा, क्या जो भी हम बोल रहे हैं उसमें शब्दों में कैसी लक्षणा है, क्या अभिव्यंजना है, शक्ति है, तो ये सब हमारा भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर आएगा। फिर आते हैं बच्चों हमारा हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में बच्चों जो भी आप अपना, बहुत समय हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, तीसरी चौथी से हमारी छोटे छोटे रूप में व्याकरण शुरू हो जाती है, तो उसको ब्रॉड वे में और गहराई के साथ धीरे धीरे करके हम जितना उसके अंदर पूरी डिटेल है वो सब, अब हम यूजी की जब तैयारी करेंगे, पीजी की तैयारी करेंगे, तो उसमें हम उसको पूरी गहरी समझ के साथ हमें पढ़ना है। सिर्फ संधि ये नहीं पढ़ लेनी है कि संधि तो 3 प्रकार की होती है जो बच्चे शुरू से सीखते आ रहे हैं। अब आपको उस 3 प्रकार में कैसे संधियां बनती है, शब्दों में क्या संधि विच्छेद है, किस तरीके से हम संधि में दो वर्णों के जब मिलेंगे तो कौन सा विकार उत्पन्न होकर नया शब्द क्या बनेगा, सही वर्तनी क्या होगी,
स्वर संधि है तो आपके उसके कितने प्रकार हैं, उनमें उसमें दीर्घ संधि में कौन सा सूत्र है, गुण संधि कैसे हुई, यण संधि कैसे हुई, अयादि संधि कैसे हुई, तो ये सब आप डिटेल होगी तभी आप एक क्वेश्चन को पढ़ के बताएंगे। उसमें पूछा जाएगा कि किसमें कौन सी संधि है या कौन सी संधि नहीं है। तो संधि हो गई आपकी, समास हो गए, काल हो गए और वाक्य विन्यास हो गए। ये तीन आपके मुख्य रूप से आपके सिलेबस की वेबसाइट में दे रखे थे पहले, और ये सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, तो आज भी ये वही है। अब वाक्य विन्यास में देखो वाक्य का तरीका कौन सा है, कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है। वाक्य विन्यास पे आपने देखना है काल, काल में वही है कि पहले तो नॉर्मल पढ़ लिया, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, लेकिन भूतकाल के भी प्रकार हैं, भविष्य काल के भी प्रकार हैं और आपके वर्तमान काल का भी प्रकार है। उनके सभी प्रकारों में कौन से वाक्य से हमें पता चलेगा कि सामान्य वर्तमान काल है या आपका सामान्य भूतकाल है, या फिर आपका इसमें ये पता चलेगा कि भाई अभी लगातार हो रहा है, तो वो सेंटेंस को पढ़ के आपको इस हेतु हेतु मध्य भूतकाल है कौन सा है, तो इस तरीके से आपको पूरी डिटेल के अंदर जाना है। ये पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा काल, काल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समास, संधि, ठीक है, लेकिन उसको उतने रूप में नहीं पढ़ना है, हमें गहन अध्ययन करना है, ठीक है, क्योंकि हम अपने यूजी एमए के लिए, हिंदी के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो हमें फिर आगे उसमें अपने विषय में मास्टर करनी है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि मैं आपको अपनी इसमें तैयारी बताऊंगी, लेकिन मैं कहाँ क्या कैसे कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं बता रही हूँ, अगर आप अपने हिसाब से करते हैं या शुरुआत कर ली है आपने, तो आपने हिंदी की तैयारी कैसे करनी है बच्चों। देखो, पुस्तकों का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। कोई भी आपको गाइड कर रहा है उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन खुद पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको पहले भी बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि बिना पुस्तकों के कुछ नहीं है। गाइडेंस के लिए एज ए यूट्यूब या जो भी कोर्स भी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एज ए गाइडेंस लीजिए, उसको समझिए, किंतु साथ में अपनी बुक रखिए, ठीक है, ताकि समझ के आप जब तुलनात्मक करेंगे, विवेचनात्मक करेंगे, तो आपकी समझ और अच्छी होगी। एक ज्ञान से जगह 2-3 जगह से ज्ञान को इकट्ठा करके समझिए कि, और उसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है पुस्तकों का। तो हिंदी साहित्य को पहले अगर आपको सरसरी तौर से समझना है, बहुत आसान है, कि आपकी 5 या 10 दिन में पुस्तक खत्म हो जाएगी, किंतु अगर लगातार भी आप 4 घंटे पढ़ेंगे तब भी ये पुस्तक खत्म हो जाएगी। बहुत आसान हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित है, ठीक है। एक पुस्तक आपके पास ये होनी चाहिए जो कि आप मतलब एक सरसरे तौर पे आदिकाल में सिद्ध थे, नाथ से साहित्य थे, सिद्धनाथ और जैन, ये सब जो थे, कैसे कैसे इनका कैसे सिद्ध आए, फिर नाथ आए, फिर जैन आए, ठीक है। इनका मतलब एक सरसरी नजर से आप समझ जाएंगे कि कैसे विकास हुआ, कैसे काल हुआ, मतलब क्लिष्ट इसकी भाषा नहीं है, बहुत आसान है, और आपका एक ओवरव्यू मिल जाएगा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का। फिर आपको बहुत अच्छी समझ, और जो कि खुद ही अपने आप में एक अमूल्य रतन निधि कहा जा सकता है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसे हम कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बिना हमारा हिंदी साहित्य अधूरा है बच्चों। जो विद्यार्थी हमारे हिंदी साहित्य का है, जो आगे अपना एमए कर रहा है, आगे उसमें प्रोफेसर बनना चाहता है, कुछ भी है, तो उनके लिए ये मील का पत्थर है। और मेरा मानना है कि जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है उसको लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको अपनी हिंदी की समझ बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ तैयारी करना, नंबर लाना ही नहीं होना जब तक आपको उसकी समझ नहीं है। अगर 2 लोगों के बीच में अगर आपसे कोई पूछ रहा है और आप उसके बारे में नहीं बता पा रहे, आपने सिर्फ ये लॉजिक लगाया कि ये उत्तर हो गया और टिक हो गया, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपको साथ के साथ अपनी समझ भी विकसित करनी है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित ये पढ़ेंगे। जो आपका वस्तुनिष्ठ, आपका जो अपने प्रश्न का प्रकार आएगा, जो वो वस्तुनिष्ठ हो चुका है, एमसीक्यू बेस्ड, तो उसके लिए आपको फिर आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक है, इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां जो भी होंगी, वो जब आप इनको ऑथेंटिक पुस्तकों से पढ़ेंगे, माननीय पुस्तकों से पढ़ेंगे, जो तो आपके ये दूर हो जाएंगे, आप अपने समझ जाएंगे कि उसमें हमने ये पढ़ा था तो वो सही है। तो किसी भी, अगर आपको किसी भी चीज में ऑब्जेक्शन करना है किसी प्रश्न में, तो आप इसका सहारा नहीं ले सकते, मैं आपको पहले बता दूं। अगर आपको किसी चीज के लिए ऑब्जेक्शन करना है कि मेरा उत्तर सही था, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में या इनमें लिखा होना चाहिए, जो आपकी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप किसी उत्तर पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर है आपका, अब जो आपका हिंदी व्याकरण जो था, मैंने बताया था, वो आपको फुली पढ़ने के लिए, अच्छी सी समझ के लिए, पूर्ण रूप से आप उसमें से देख सकते हैं, तो वो पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है। और जिनके राइटर है डॉक्टर वासुदेव नंदन
प्रसाद द्वारा रचित, डॉक्टर वासुदेव नंदन द्वारा रचित है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक है बच्चों, ये आपकी मेन पुस्तकें हैं। उसके बाद आप इन सबको पढ़ के समझ के अपनी प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी, कितनी और कहाँ तक हुई। ठीक है, ये हमारी पुस्तकें हैं। प्रत्येक विषय पर आपने अपनी गहरी समझ बनानी है, एक एक करके लेके चलिए। जैसे मैंने बताया, आदिकाल नामकरण से शुरुआत करिए। नामकरण पढ़े, किसने किसने क्या करा। आदिकाल, ये आदिकाल में पहले कौन आए, सिद्ध आए, फिर नाथ आए। ठीक है, इस तरीके से पहले सिद्ध पढ़ लिया। सिद्ध के अंदर कौन कौन से कवि आए, उन्होंने क्या क्या रचनाएं करी, ऐसे करके प्रत्येक एक एक विषय को आप पढ़ते जाइए। सिद्ध पढ़ा, सिद्ध से संबंधित जो भी था। उसके बाद जब आपने सिद्ध समझ लिया कि सिद्ध कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए, क्या उनका प्रभाव पड़ा, क्या उनकी क्रियाएं थी, किस तरीके से उन्हें साहित्य में उन्होंने योगदान दिया। उसके बाद फिर उससे संबंधित जो भी आपने टॉपिक करा है, उसको रोज रोज एक एक टॉपिक पढ़ना है और उससे संबंधित जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, पीवाईक्यू का अभ्यास साथ के साथ करते जाइए। ठीक है बच्चों, जैसे आज आपने सिद्ध पढ़ा, 2 दिन में खत्म करा, 1 दिन में खत्म करा, लेकिन उसको खत्म करने के बाद उसके पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से जब आपका एक पूरा काल खत्म हो जाता है, जैसे आदिकाल का, आदिकाल के अंदर आपने पढ़ा सिद्धनाथ जैन। ठीक है, अब जब ये सारे खत्म हो गए तो आदिकाल से संबंधित सारे फिर इकट्ठे आप एमसीक्यू लगाइए और उस काल से संबंधित, और इस तरीके से आपका देखेंगे कि आप एक एक करके आपके आदिकाल खत्म हो रहा है, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और आप आधुनिक काल। इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो आपको अपने मनपसंद कॉलेज तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो ये था आपका, ये जो भी ये है। अब उसके बाद बच्चों ये देखिए, आप इसमें जाएंगे जहां पर मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। ये है हमारा बच्चों एग्जाम पोल। एग्जाम पोल में आप जाएंगे, यहाँ वेबसाइट में सर्च करेंगे तो एग्जाम पोल में देखेंगे बच्चों, आपको यहाँ ये होम है। होम में आप अपना, होम में ये आपका कोर्स आ गया। कोर्स में आप देखेंगे, कोर्स में आप देखेंगे बच्चों, ये रहा CUET PG। वैसे तो यहाँ बहुत सारे कोर्स हो रखे हैं। देखिए, आपको 10th बोर्ड की भी तैयारी करा रही है, साइंस की भी, जो भी आप देखेंगे आप इसको निकाल सकते हैं एग्जाम पोल में जाके। तो ये सभी विषय हैं, किंतु यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपसे CUET PG की। तो CUET की जो PG है बच्चों, ये हमारा कोर्स दे रखा है आपको। ये 2099 है, जिसमें 50% डिस्काउंट के साथ 1499 है। और इसमें देखेंगे आप क्या है, आपके 12 मंथ की वैलिडिटी है। और ये CUET हिंदी का ये आपका बैच है। इसमें आपको ओवरव्यू जो भी होगा, लाइव क्लास आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगी, कंटेंट जो भी आपका होगा इसमें, और टेस्ट, जो भी टेस्ट सीरीज होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक टॉपिक के बाद आप पीवाईक्यू लगाइए, टेस्ट करिए, ताकि आप उस टॉपिक से आपको लगा कि हाँ, अब मैंने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अब इससे संबंधित जितने भी सवाल है वो मेरे बनने चाहिए। कोई सवाल नहीं बनते हैं, कुछ गलत होते हैं, तो फिर आपको लगता है, फिर आपको एनालाइज होगा कि हाँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है या कुछ मेरा रह गया है। फिर दोबारा उसमें जाइए, उसको मतलब एक को पूरा अच्छे से, ताकि उससे संबंधित जितने भी, जैसे भी, चाहे टेढ़े मेढ़े करके या घुमा के जैसे भी सवाल पूछे, आप उनको कर सके। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं। तो आपका एक एक टॉपिक वाइज तैयारी इसकी मैं कराऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमें करनी है। इन सभी पुस्तकों का निचोड़ करके मैंने अपने तैयार कर रखे हैं लेक्चर। तो आप हमसे जुड़िए और इसमें जैसा भी होगा, और जो भी आगे भी डिटेल होगी, जितनी भी जो भी आती रहेंगी, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए हिंदी विषय से संबंधित मैं आपके सामने डॉक्टर अनीता उपस्थित रहूंगी। जो भी आपको क्वेरीज है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैम इससे संबंधित बता दीजिए, या हमें क्या, कौन सा विषय मैम कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सबकी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम इसकी तैयारी के साथ अपने आगे की प्रक्रिया में, अपनी दौड़ में, यूजी की, पीजी की और यूजी की। यूजी का भी है इसमें, आप देख सकते हैं। तो पीजी की तैयारी में आप, फिलहाल तो यहाँ पीजी की बात हो रही है, तो पीजी की तैयारी में मैं आपके साथ हूँ, और मिलते हैं फिर डेली क्लासेस में। ठीक है बच्चों, बाय।